गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ और प्रभाव पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी नींव को भारत में मजबूत करने के प्रयास किए। सर्वप्रथम उन्होंने भारत में व्यापार करने के इरादे से यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता गया और उन्होंने राजनीति व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और पूरे भारतवर्ष पे धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश प्रशासन ने किस तरह की नीतियाँ अपनाई और कैसा उसका प्रभाव भारतीय जनता पर और भारतीय प्रशासन पर पड़ा। इसमें हम देखेंगे कि दोहरा शासन प्रबंध से क्या आशय है, रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट के क्या प्रावधान रहे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, इसके अलावा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ और उसके क्या दुष्परिणाम हुए और इसमें क्या क्या सुधार किए गए उसके उद्देश्य क्या थे। कर्नाटक युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी को भारत के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए और फिर उसमें जो उसकी प्रतिद्वंदी थी, ब्रिटिश प्रशासन के प्रतिद्वंदी कौन था, फ्रांसीसी कंपनी, उसको उसने पराजित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्लासी और बक्सर के युद्धों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट पर अपना उसने दबदबा स्थापित कर लिया। इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार तो मिल गए थे, साथ ही उसने क्या करा, वो अब वे जो वहाँ के प्रशासक थे, व्यापारी से वो क्या बन गए, प्रशासक बन गए। जैसे वहाँ के प्रशासक थे वैसे ये लोग भी क्या बन गए, पहले तो व्यापारी थे और अब क्या बन गए, प्रशासक। कंपनी की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई। दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। दूसरी तरफ उत्तर भारत में मराठों को युद्ध में उन्होंने पराजित कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने झंडे के नीचे उन्हें ला दिया, इन्हें अपना गुलाम बना दिया। जिन राज्यों को कंपनी द्वारा अपने अधिकार में नहीं लिया गया उनके साथ उन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली। इस तरह से उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सन 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में था। इस प्रकार लाभ कमाने वाली व्यापारिक कंपनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर सत्ता प्राप्त कर ली। किंतु सत्ता प्राप्त कर इस कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र वही एक व्यापारी की तरह ही था, दलाल का बना रहना, मतलब दलाल की दलाल ही रहती। उन्होंने सत्ता में हस्तक्षेप करना शुरू किया, यहाँ तक कि सत्ता पर अपना कब्जा, अपना अधिकार भी कर लिया था, जो प्रशासन के लिए अक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यता से भी दूर था। उन्हें इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। उनका उद्देश्य केवल मात्र धन प्राप्त करना ही था। इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे। ये मतलब वो अनुचित उचित का कोई उनको मतलब ही नहीं था कि किसकी भलाई करना है या किसका अच्छा करना है। उन्हें सिर्फ ये करना था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, लाभ कमाना है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारी नीतियाँ निर्धारित की। व्यापारी, दलाल, क्लर्क के रूप में भर्ती होकर आए इन कर्मचारियों के लिए व्यवहार में दक्षता, चरित्र में प्रशासक का व्यवहार, स्थायित्व के लिए दूरदर्शी, नीति कुशल बनना, ये सारे गुण अवश्य हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने इन्हीं कर्मचारियों के से प्रशासन का कार्य लेना था, जिसके लिए समय समय पर उन्होंने नियम पारित करना शुरू किए ताकि उनका काम आसान हो सके। कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। उनको प्रशासक का व्यवहार करना सिखाया गया। इंग्लैंड से कुछ पढ़े लिखे अफसर और कर्मचारी भेजे गए। इतना सब कुछ करने के बाद कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र व्यापारिक ही बना रहा। वे अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसका नुकसान भारतीय जनता को उठाना पड़ा और कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों, राजा महाराजाओं आदि सभी को लूटा।
फिर बंगाल में दोहरा प्रशासन प्रबंध लागू हुआ। अब ये क्या था? तो बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए। दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के सभी समस्त राजस्व पर उसका अधिकार हो गया। यहाँ तक कि बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने बंगाल के निजामत के अधिकार भी किसको सौंप दिए? कंपनी को सौंप दिए। और कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह तो केवल सेना और कोष पर अपना अधिकार करना चाहती थी, क्योंकि वो तो लालची थे, उन्हें तो केवल धन कमाना था और सेना पर और कोष यानी वहाँ के धन पर ही वो सिर्फ अधिकार रखना चाहती थी। उसके लिए निजामत का अधिकार कोई मायने नहीं रखता था। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। वो जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक साथ दीवानी और निजामत के कार्य देख सके। क्लाइव ने काफ़ी सोच विचार के बाद निजामत का कार्य बंगाल के नवाब पर ही छोड़ दिया और दीवानी का उत्तरदायित्व अपने अधिकार में ले लिया। निजामत अर्थात शासन करना। निजामत का अर्थ क्या होता है? शासन करना, इन्हें शांति व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से उसकी सुरक्षा। फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रहा। राजस्व यानी भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी ने रजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया। रजा खां को बंगाल का और सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त कर दिया। राजस्व में से जो भी राय प्राप्त होती थी वो निजामत का व्यय, बंगाल के नवाब का खर्च और मुगल सम्राट को पेंशन देने के बाद जो भी रकम उनके पास बचती थी वो किसके कोष में जमा हो जाती थी? कंपनी के कोष में जमा हो जाती थी। इस प्रकार बंगाल की शक्ति कंपनी और नवाब के बीच विभक्त हो गई, बढ़ गई। एक तो शक्ति किसके पास थी? कंपनी के पास, और दूसरी नवाब के पास। इसीलिए इसको दोहरे प्रशासन शासन प्रबंध क्या नाम दिया गया। इसलिए बंगाल का दोहरा शासन प्रबंध इसको कहा जाता है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।